हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग कक्षा 10 विज्ञान के अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत अनुच्छेद 1.1 रासायनिक समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पहचानने के लिए हम उसमें यह देखते हैं, होने वाले परिवर्तनों में हम यह देखते हैं कि पदार्थों की अवस्थाओं में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। साथ ही साथ यह भी देखते हैं कि रंग में परिवर्तन, पदार्थों के रंग में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। गैस का निकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसे हम यह भी कह सकते हैं, निकास के लिए उत्सर्जन शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि परिवर्तन के दौरान जिन पात्रों में पदार्थ रखा हुआ है, उन पात्रों के तापमान में या आसपास के तापमान में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तापमान में परिवर्तन दोनों प्रकार से हो सकता है, या तो तापमान घट सकता है या तापमान बढ़ सकता है। इस प्रकार जो हमारे आसपास परिवर्तन होते हैं और उनमें हम उन परिवर्तनों की बात कर रहे हैं जिनको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और जब भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो हम यह कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। परंतु पहले हम रासायनिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हम बाद में पढ़ते हैं। क्योंकि जब भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो हम उन्हें रासायनिक परिवर्तनों के द्वारा ही पहचानते हैं। इसलिए हम पहले रासायनिक परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम इस वीडियो में रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन्हें व्यक्त करने के लिए जब हम या उनकी जानकारी को व्यक्त करने के लिए जब हम कोई विवरण देते हैं तो वह विवरण काफ़ी लंबा हो जाता है। जैसे क्रियाकलाप 1.1 में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन हो रहा होता है, उस स्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यह हम जानते हैं। इतनी जानकारी को हम अगर इसी रूप में व्यक्त करते हैं तो यह काफ़ी लंबा विवरण हो जाता है। इसे हम संक्षिप्त रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं, और इसको संक्षिप्त रूप में अगर व्यक्त करना चाहें हम तो हम शब्द समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। शब्द समीकरण क्या होते हैं, आप अपनी किताब में देख सकते हैं। लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और फिर तीर का निशान लगा हुआ है और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ है। इस प्रकार हम पूरी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करने के लिए इन्हीं शब्दों का, 3 शब्दों का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच हमने धन चिन्ह का प्रयोग किया है और उसके बाद तीर के चिन्ह का प्रयोग किया है। यहाँ पर कुछ किताबों में आपको बराबर का चिन्ह भी मिल सकता है तीर के स्थान पर। और
तीर के आगे मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा हुआ है। यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो दो पदार्थ हैं वो आपस में अभिक्रिया करते हैं, इसलिए हम इनको अभिकारक कहते हैं। अंग्रेज़ी में इनके लिए शब्द है रिएक्टेंट। और दोनों अभिकारक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन परस्पर अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद, एक नया पदार्थ बनाते हैं, बिल्कुल नए गुणों वाला पदार्थ बनाते हैं, जिसे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है और वह उत्पाद कहलाता है, जिसे अंग्रेज़ी में आप प्रोडक्ट कहते हैं। तो आपने यह जाना कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और इस अभिक्रिया से एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है और इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम उत्पाद कहते हैं। इसके बाद आपने यह देखा यहाँ पर कि तीर के निशान के जो बाईं ओर है लिखा गया वह शब्द समीकरण का ये पूरा समूह जो यहाँ पर लिखा हुआ है, शब्दों का जो समूह है, यही शब्द समीकरण कहलाता है। यह पूरी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त करता है। इसमें तीर के निशान के जो बाईं ओर लिखा हुआ है वह समीकरण का बायां पक्ष है और इसे अंग्रेज़ी में लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इसके लिए LHS शब्द का प्रयोग होता है। और तीर के दाईं ओर जो कुछ भी लिखा हुआ होता है वह समीकरण का दायां पक्ष होता है और दाएं पक्ष को अंग्रेज़ी में आप राइट हैंड साइड कहते हैं या RHS कहते हैं। हमेशा चाहे बाएं पक्ष में हो चाहे दाएं पक्ष में हो, अगर अभिकारक बाएं पक्ष में अभिकारक एक से अधिक हैं तो उन्हें हम धन चिन्ह के साथ जोड़ करके लिखते हैं और दाईं ओर अगर उत्पाद अधिक हैं, एक से अधिक हैं, तो उन्हें भी हम धन चिन्ह के साथ जोड़कर लिखते हैं। इसमें जो तीर का निशान होता है वह यह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा से किस दिशा की ओर संपन्न हो रही है। इस प्रकार हमने शब्द समीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब इसके बाद हम रासायनिक समीकरण की बात करें तो जो शब्द समीकरण होते हैं वे उनसे भी संक्षिप्त रूप में हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त कर सकते हैं और वह रूप जो है रासायनिक अभिक्रिया का वह रासायनिक समीकरण होता है। रासायनिक समीकरण में हम क्या करते हैं, रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं। पदार्थों के लिए जो शब्द हम इस्तेमाल कर रहे थे यहाँ पर, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने शब्दों में लिखा था, इन्हें शब्द रूप में ना लिख करके हम इनके लिए संकेतों का प्रयोग करते हैं। और इसके बारे में आप जानते हैं, पिछली कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि मैग्नीशियम के लिए संकेत क्या होता है, ऑक्सीजन के लिए संकेत क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक यौगिक है इसके लिए क्या संकेत होता है और उसको हम सूत्र भी कहते हैं। इनके लिए जो संकेत प्रयोग होते हैं उनको हम सूत्र भी इनका कहते हैं। और यहाँ पर हम अगर मैग्नीशियम के लिए आप जानते हैं कि Mg संकेत का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन चूँकि गैस है तो यहाँ पर O2 का प्रयोग किया जाता है क्योंकि द्विपरमाणुक गैस है ये। इसमें इसके एक अणु में 2 परमाणु होते हैं, इसीलिए O2 से ऑक्सीजन गैस को हम यहाँ पर व्यक्त करेंगे। उसका रासायनिक सूत्र ऑक्सीजन गैस का होता है O2, उसे लिखेंगे। और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO होता है। वही यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो शब्द समीकरण था वो 1.1 से व्यक्त किया गया है आपकी किताब में, और जो रासायनिक समीकरण इससे संबंधित बना है उसे 1.2 से व्यक्त किया गया है और यहाँ पर दिखाया गया है। तो जब हम मैग्नीशियम को उसके रासायनिक सूत्र के द्वारा या संकेत के द्वारा व्यक्त करते हैं और ऑक्सीजन गैस को उसके रासायनिक सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं, साथ ही साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम उसके रासायनिक सूत्र के द्वारा व्यक्त करते हैं, तो वही शब्द समीकरण और भी छोटे रूप में और भी संक्षिप्त रूप में लिख जाता है
और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो क्रियाकलाप 1.1 में रासायनिक परिवर्तन हो रहा था और उससे संबंधित जो रासायनिक अभिक्रिया वहाँ पर संपन्न हो रही थी, उसे हम इतने छोटे से रूप में लिखकर समझ सकते हैं और हमें ज़्यादा विवरण देने की आवश्यकता नहीं रहती है। इतने विवरण से ही हम उस रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हैं। और यही रासायनिक समीकरण की उपयोगिता है कि बहुत ही संक्षिप्त रूप में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानकारी वह हमें दे देता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया की जानकारी से संबंधित जो विवरण होता है वो बहुत संक्षिप्त हो जाता है। यहाँ पर हम यह भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करें कि जो तीर का निशान है उसके दाईं ओर और उसके बाईं ओर, तीर का निशान जो है उसके बाईं ओर और उसके दाईं ओर दोनों तरफ जो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या है उसको अगर हम गिने तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर Mg का 1 परमाणु है, मैग्नीशियम का 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। आप मैग्नीशियम का 1 परमाणु बाईं ओर देख रहे हैं और दाईं ओर भी मैग्नीशियम का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु बाईं ओर हैं और दाईं ओर ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि दोनों ओर, तीर के निशान के दोनों ओर या समीकरण के दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। और जब अगर समीकरण में दोनों पक्षों में या तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, तब हम उस समीकरण को असंतुलित समीकरण कहते हैं। और असंतुलित समीकरण के लिए असंतुलित समीकरण हमें यह बताता है कि दोनों पक्षों में जो पदार्थ हैं उनके द्रव्यमान, उनका कुल द्रव्यमान समान नहीं है। अर्थात बाएं पक्ष के पदार्थों का कुल द्रव्यमान और दाएं पक्ष के पदार्थों का कुल द्रव्यमान समान नहीं है। यह हमें कौन बताता है? असंतुलित समीकरण हमें बताता है। और असंतुलित समीकरण को ढांचा रासायनिक समीकरण भी कहते हैं। साथ ही साथ एक और शब्द प्रयोग होता है कंकाली रासायनिक समीकरण, और अंग्रेजी में स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो या आप जानकारी के लिए आपको जानना चाहिए कि इसे इंग्लिश में या अन्य इसके क्या क्या नाम हो सकते हैं, या आपको पता होना चाहिए। ढांचा रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन इंग्लिश में कहते हैं। तो जो ऐसा समीकरण हो ऐसा रासायनिक समीकरण हो जिसमें दोनों पक्षों में जो पदार्थ हों उनका कुल द्रव्यमान समान ना हो, तब वह असंतुलित होता है। लेकिन ऐसा भी समीकरण हो सकता है और होता है कि समीकरण के दोनों पक्षों के पदार्थों का जो कुल द्रव्यमान होता है वो आपस में बराबर होता है, समान होता है। अर्थात समीकरण के दोनों पक्षों में तत्वों के परमाणुओं की जो प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की जो कुल संख्या होती है वह समान होती है। और जब ऐसा होता है कि दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या समान होती है, तब वह रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। और हम जब भी कोई भी समीकरण लिखते हैं तो हम सदैव संतुलित रासायनिक समीकरण ही लिखते हैं। क्यों लिखते हैं यह हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।